सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, महामैराथन कक्षा आज आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं मैं सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत दोस्तों। और ये महामैराथन क्लास जो आप लोगों के लिए बहुत ही, या ये कह सकते हैं कि मील का पत्थर साबित होगी दोस्तों, क्योंकि इससे पूर्व मैं आप लोगों के सामने 24 वीडियोज़ लेकर के आ चुका हूँ। और इस कक्षा में मैं जो पिछली 24 वीडियो में जो क्वेश्चन दिए थे मैंने, वो कोई भी क्वेश्चन मैंने रिपीट नहीं किया हुआ है दोस्तों। तो आप लोगों का एक तरफ से ये कहा जा सकता है कि एक बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में आपके ज़रूर काम आएंगे दोस्तों। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिन लोगों ने उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन किया है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी, किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन है सेल खड़ी, कांसा, तांबा या लोहा। तो याद रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा कालीन जो मुद्राएं थी उनमें जो यूज किया जाता था पदार्थ, वो था आपका सेल खड़ी। सेल खड़ी एक प्रकार का सफ़ेद कलर का पत्थर होता था दोस्तों, पत्थर रत्न टाइप का था, ठीक है, जिसका प्रयोग बेसिकली आज की क्रीम पाउडर बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो ये सेल खड़ी से उस समय की क्या बनाई जाती थी, मुद्रा बनाई जाती थी दोस्तों। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। यहाँ पर है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता में जो भी औजार या बर्तन जो मिले हुए हैं, उसमें ज़्यादातर तांबे के साथ मिश्रित करके बनाए गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता की जो ये युग की आती है, ये कांस्य युगीन हो जाती है दोस्तों, ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत आती है हड़प्पा सभ्यता, याद रखेंगे आप लोग इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ थे। तो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ थे हड़प्पावासी। यहाँ पर है मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो हड़प्पावासी थे ये कपास के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ थे दोस्तों, याद रखेंगे। हड़प्पावासी सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका करते थे, कपास का। और यूनानी लोगों ने इसे सिंड्रन कहते थे, ठीक है। तो इसीलिए सिंडन से सिंधु नदी को उन्होंने इस तरीके से कहा, क्योंकि इस सिंध नदी घाटी के किनारे किनारे कपास बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। तो कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता था हड़प्पा काल में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंध सभ्यता का पतन नगर, जिसे कि बंदरगाह कहा जाता है, कौन था। तो सिंध सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन था। यहाँ पर ऑप्शन है कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सिंध सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। तो ये था आप लोगों का लोथल दोस्तों, ठीक है। लोथल सिंध सभ्यता का बंदरगाह था, जो कि गुजरात में, वर्तमान गुजरात में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंध घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। तो माप और तोल से रिलेटेड जो वस्तुएं थी वो कहाँ पर मिली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कालीबंगन, हड़प्पा, चुनहुदड़ो या लोथल। तो याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि पतन नगर आपका जो बंदरगाह था जहाँ से सामान का आयात और निर्यात होता था, वो लोथल था। तो वहीं पर माप और तोल की इकाइयों का यूज भी होता था दोस्तों। तो माप और तोल के जो औजार जो खोजे गए थे, वो खोजे गए थे आपके लोथल में। और लोथल मैंने बता चुका हूँ कि वर्तमान गुजरात में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, ठीक है। आपको पता है कि जो वैदिक काल था दोस्तों, वैदिक काल को हमने दो भागों में तोड़ा है। एक है ऋग्वैदिक काल, या फिर उसको पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम ड्यूरेशन थी, जो वैदिक जो काल था हमारा, वैदिक काल हमारा चला था 1500 ईस्वी पूर्व से
600 ईस्वी पूर्व तक दोस्तों। अब इसी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को दो भागों में तोड़ा गया था, जो कि एक था आपका पूर्व ऋग्वैदिक काल, यानी कि जिसको हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, ऋग्वैदिक काल, ठीक है। और एक है उत्तर ऋग्वैदिक काल, जिसका कि हमें पूछा जा रहा है, ठीक है, उत्तर ऋग्वैदिक काल। तो उत्तर ऋग्वैदिक काल, जो ऋग्वैदिक काल था यानी कि पूर्व ऋग्वैदिक काल था, उसकी जो कालक्रम था वो था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक दोस्तों, याद रखेंगे। और जो उत्तर वैदिक काल था ये था आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ये आपका आंसर हो जाएगा। जबकि पूर्व ऋग्वैदिक काल या फिर ऋग्वैदिक काल का किसे माना जाता है, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। यहाँ पर से दोनों प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आपको, तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे यानी कि जो वैदिक सभ्यता थी दोस्तों, वो एक ग्रामीण प्रकार की सभ्यता थी, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यहाँ पर है कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय। तो याद रखेंगे दोस्तों, ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो आपका था पशुपालन, क्योंकि घुमंतु जिंदगी जीते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर टोलियों में जाया करते थे, तो अपने साथ पशुओं को भी रखते थे, यानी कि पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। और अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आप कहेंगे कृषि। सिंधु सभ्यता कृषि आधारित थी, जबकि ऋग्वैदिक यानी कि वैदिक जो सभ्यता थी दोस्तों, वो पशुपालन पर आधारित थी दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में रख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है, यहाँ पर ऑप्शन है महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान जो ग्रंथ है दोस्तों, आप लोगों को सभी को पता है, श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है। और कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत गीता लिखी है दोस्तों, ठीक है। तो श्रीमद् भागवत गीता जो है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कहलाता है दोस्तों, याद रखेंगे। और कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, याद रखेंगे। इस गीता किसने लिखी थी, वेद व्यास जी ने लिखी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो यानी कि वैदिक धर्म में किसकी उपासना की जाती थी, यहाँ पर ऑप्शन है प्रकृति की, पशुपति, देवी माता, ये त्रिमूर्ति। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो वैदिक धर्म था, इसमें बेसिकली आपका जो पूजा की जाती थी वो इंद्र की जाती थी, सोम की जाती थी, सूर्य की जाती थी, पवन की जाती थी। यानी कि ये जो भी चीज़ें हमें हमारे प्रकृति से मिलती है, उन चीज़ों की क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना था, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकृति। ये प्रकृति की उपासना करते थे, यानी कि अगर इनको पानी की आवश्यकता होती थी तो ये पानी, जल देवता यानी कि इंद्र को प्रसन्न करने का काम करते थे। इसी प्रकार से सोम का, सूर्य देवता का की उपासना करते थे, यानी कि उपासना करते थे ये प्रकृति की दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र दोस्तों, जिसे कि वर्तमान नाम जिसका कि क्या है, पटना दोस्तों, ठीक है। तो इसी पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना जो है, ये गंगा और सोन नदियों के संगम पर है। तो ये पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, यहाँ पर ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, अशोक या घनानंद। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना की थी वो की थी आपकी उदयन ने, ठीक है। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। हरियंक वंश में उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, जिसका कि वर्तमान नाम क्या है, पटना है। और इस पटना जो नाम दिया गया था, ये पटना नाम दिया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा दोस्तों। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहेंगे। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें पूछ ली गई हैं। तो शिशुनाग वंश का वो कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में वैशाली में, ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पर है शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, जिनमें से कि जो पहली हुई थी वो आपकी 483 ईसा पूर्व में हुई थी दोस्तों। वो आपका अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी, अजातशत्रु,
ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे अजातशत्रु के टाइम पर पहली बौद्ध संगीति हुई थी। दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व में, जो कि कालाशोक के टाइम पे हुई थी दोस्तों, कालाशोक याद रखेंगे। ठीक है, तीसरी जो हुई थी 251 या 250 ईसा पूर्व में हुई थी, और ये हुई थी आपकी अशोक के टाइम पे दोस्तों। ठीक है, और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी आपका 72 ईस्वी में कनिष्क के टाइम पर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है, ठीक है, कि किसके टाइम पर कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व में, दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व में, तीसरी हुई थी 250 ईसा पूर्व में, और चौथी हुई थी 72 ईस्वी में दोस्तों। तो आपका जो दूसरी बौद्ध संगीति थी वो आपकी कालाशोक के टाइम पे हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, कालाशोक के टाइम पे हुई थी, और कहाँ पर हुई थी, वैशाली में हुई थी। प्रथम जो हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे, प्रथम आपकी राजगृह में हुई थी, दूसरी आपकी वैशाली में हुई थी, तीसरी आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी जो कनिष्क वाली थी ये कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुई थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों कई बार। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर रखना है। ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, प्रत्येक के राजा का नाम आपको क्लियर हो चुका है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उज्जैन का प्राचीन नाम था, तो उज्जैन महाकाल का नाम आपने सुना होगा। तो उज्जैन एक 16 जो महाजनपद थे, 16 महाजनपद, उनका एक जनपद था उज्जैन भी। तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, यहाँ पर है अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज या धान्यकटक। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो उज्जैन है इसका जो प्राचीन नाम है वो है अवंतिका। ठीक है, अवंतिका नाम से जाना जाता था उज्जैन को दोस्तों, याद रखेंगे। और महाजनपद काल में ये 16 महाजनपदों में से एक जनपद था उज्जैनी। तो अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। और ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, उज्जैन नगर जो है आज की डेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्नमीज जेंडरमीज कहा गया। ठीक है, तो अग्नमीज और जेंडरमीज की उपाधि यूनानी लेखकों ने किसे दी थी। यहाँ पर है अजातशत्रु को, कालाशोक को, महापद्म नंद को या घनानंद को। तो अग्नमीज और जो जेंडरमीज की जो उपाधि दी गई थी दोस्तों, वो दी गई थी यूनानी लेखकों के द्वारा घनानंद को दोस्तों। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में दोस्तों, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो घनानंद को अग्नमीज या फिर जेंडरमीज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। तो प्राचीन भारत की बात हो रही है, तो पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर है ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, उसके बाद शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो प्राचीन भारत की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ईरानी शासक साइरस प्रथम ने एक असफल आक्रमण किया था, यानी कि वो उसमें सफल नहीं हो पाया था 550 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, 550 ईसा पूर्व के आसपास साइरस ने एक आक्रमण किया था भारत पर, जो कि असफल रहा था। ठीक है, तो सबसे पहला आक्रमण ये ईरान के थे ये लोग। ठीक है, तो पहला आक्रमण भारत पर किसने किया था, ईरानियों के द्वारा किया गया था। भारत पर प्राचीन काल में सबसे पहला आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे आप लोग इसको। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइडेस्पीस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ था। तो हाइडेस्पीस का युद्ध या फिर वितस्ता का युद्ध या फिर झेलम युद्ध, झेलम नदी का युद्ध 326 ईसा पूर्व BC यानी कि, ठीक है, में किन किन शासकों के बीच हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन है सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, सिकंदर एवं आंभी के मध्य। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो हाइडेस्पीस या फिर इसको वितस्ता का युद्ध या फिर इसको झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है, यह हुआ था आपका सिकंदर एवं पोरस के मध्य दोस्तों, याद रखेंगे। सिकंदर का हो गया युद्ध पोरस के साथ, ठीक है ना। तो सिकंदर और पोरस के मध्य ये युद्ध हुआ था, हाइडेस्पीस के नाम से ये जाना जाता है, या फिर इसको वितस्ता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो आप लोग ये क्लियर याद रखेंगे कि सिकंदर ने जब आक्रमण किया था तो पहला आक्रमण उसका पोरस के साथ ही युद्ध हुआ था, जिसको कि हम क्या वितस्ता का युद्ध या फिर झेलम नदी का प्राचीन नाम है वितस्ता, ठीक है, या हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। तो सिकंदर और पोरस को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा से 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आएंगे, 15 क्वेश्चन ऐसे दोस्तों आपके सामने
पॉलिटी से आएंगे और 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आएंगे। तो 15 क्वेश्चन मैं हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट थे वो आप लोगों के सामने लेके आया। यहाँ पर से आप लोगों के सामने भूगोल के क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो देखिए, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। ठीक है, तो भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो जाता है वो किसे जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है इरेटोस्थनीज, हिप्पारकस, हिकेटियस या हेरोडोटस। तो याद रखिएगा दोस्तों, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो इरेटोस्थनीज को जाता है, क्योंकि इन्होंने जियोग्राफी का शब्द इजाद किया था दोस्तों। जियोग्राफी का शब्द इन्होंने ही दिया था। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि इरेटोस्थनीज, ये जियोग्राफी का शब्द किसने दिया था, तो आप बोलोगे इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, और अगर भूगोल के पिता कौन कहलाते हैं, भूगोल के जनक कौन कहलाते हैं, तो आप कहेंगे आपका हिकेटियस दोस्तों। यहाँ पर से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में किसने स्थापित किया था, तो आप कहेंगे इरेटोस्थनीज ने किया था दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसने पृथ्वी की जो परिधि थी वो लगभग एग्जैक्ट नाप ली थी। ठीक है, तो भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय इरेटोस्थनीज को जाता है, जबकि भूगोल के पिता के रूप में हिकेटियस जाने जाते हैं। यहाँ पर हेरोडोटस का नाम भी है। हेरोडोटस इतिहास के जनक कहलाते हैं दोस्तों। तो हेरोडोटस आपके इतिहास के जनक, हिकेटियस आपके भूगोल के जनक और इरेटोस्थनीज आपके भूगोल को एक अलग सा अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है दोस्तों। ये चीज़ आप लोग क्लियर माइंड में रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। ठीक है, कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। आपको पता ही है दोस्तों कि इतिहास हमेशा कब का अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का अध्ययन प्रस्तुत करता है, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र को हम कहाँ कहाँ से इंडिकेट करते हैं और कब हुआ था, ये सारी इतिहास में बातें पढ़ते हैं। तो यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। ठीक है, तो यहाँ पर है कार्ल सावर, एन.जे. स्पाइकमैन, एच.जे. मैकिंडर या डी.एच. विट्सली। तो याद रखेंगे दोस्तों, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। ये कार्ल सावर का कथन है दोस्तों। और कार्ल सावर को सांस्कृतिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। याद रखेंगे, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर, तो सांस्कृतिक भूगोल के जनक हैं और इन्होंने ही कहा था कि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट है, आने वाले पूरे चांस हैं। और साथ ही साथ कार्ल ओ सावर आपका सांस्कृतिक भूगोल के जनक भी हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है, यानी कि गणितीय भूगोल के जनक किसे माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है थेल्स, टोलमी, स्ट्रेबो, थियोफ्रिस्टस। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता या जनक के रूप में जो जाने जाते हैं वो एच थेल्स हैं दोस्तों। ठीक है, आपने गणित में इनकी थेल्स प्रमेय भी पढ़ी होगी दोस्तों। ठीक है, तो गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता कौन थे, थेल्स। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अपने आप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्षेत्रीय भूगोल, रीजनल जियोग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोलवेता को कहा जाता है। एक क्वेश्चन जरूर आना है यहाँ से। ठीक है, तो रीजनल भूगोल यानी कि क्षेत्रीय भूगोल के जनक या पिता के रूप में किस भूगोलवेता को जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है कार्ल रिटर, एच.जे. हर्बर्टसन, फ्रेडरिक रेडजेल या हम्बोल्ट। तो याद रखेंगे दोस्तों, क्षेत्रीय भूगोल के जो जनक कहलाते हैं वो कहलाते हैं कार्ल रिटर। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ठीक है, तो कार्ल रिटर को क्षेत्रीय भूगोल का जनक कहा जाता है दोस्तों। ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली यानी कि जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी। यहाँ पर है गैलीलियो ने, एच.एल. बियर्ड ने, कोपरनिकस ने या केपलर ने। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो सौर प्रणाली यानी कि सोलर सिस्टम है, यानी कि सौर मंडल है जो, उसकी जो खोज की थी वो की थी आपकी कोपरनिकस ने। ठीक है दोस्तों, कोपरनिकस ने सौर प्रणाली यानी कि सोलर मंडल की खोज की थी। आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। किसी ग्रह के, देखिए दोस्तों, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। यहाँ पर है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या सौर तारा। तो आपको पता है दोस्तों, अगर ये सूर्य की बात करूँ मैं,
सूर्य की अगर चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं दोस्तों, उनको कहा जाता है ग्रह। ठीक है, और अगर इन ग्रह के चारों ओर अगर कोई परिक्रमा कर रहे हैं तो उनको कहा जाता है दोस्तों उपग्रह। तो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहेंगे? उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, और पृथ्वी एक ग्रह है तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ग्रह और उपग्रह का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर है न्यूटन, केपलर, कोपरनिक्स या गैलीलियो। तो याद रखेंगे ग्रहों के जो गति संबंधी नियम है दोस्तों, वो प्रस्तुत किए थे केपलर ने। आपने अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो फिजिक्स में केपलर के गति संबंधी नियम भी हैं। अब यहाँ पर ये सौरमंडल से रिलेटेड है, तो इसलिए केपलर ने ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित किया था। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। तो सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही का मतलब होता है दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, बड़े से छोटे की ओर। तो आकार के अनुसार, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए सबसे बड़ा तो बृहस्पति है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये तो कंटिन्यूअस वे में है। उसके बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो पांचवें सबसे बड़ा ग्रह है वो है हमारी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के बाद आपका दोस्तों याद रखना, पृथ्वी के बाद शुक्र, उसके बाद मंगल एवं उसके बाद बुध आता है। तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये तो आप लोगों को क्लियर याद रहेंगे क्योंकि ये दूरी के हिसाब से भी हैं सूर्य से। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण एक क्रम से ही आते हैं। उसके बाद आपने पाँचवें नंबर पे पृथ्वी को लाना है, फिर शुक्र, फिर मंगल और सबसे छोटा ग्रह आपका बुध हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाता है, याद रखेंगे। तो ये इस तरीके से क्रम में लग जाते हैं और ये इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछ भी लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर उपस्थित है? ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा भी गया है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो निक्स ओलंपिया जो कोलंबस पर्वत है, ये दोस्तों ये मंगल पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, निक्स ओलंपिया पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है और ये लगभग जो हमारा एवरेस्ट है, एवरेस्ट से 1.5 गुना ऊंचा है दोस्तों। ठीक है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो हमारे एवरेस्ट से भी 1.5 गुनी ऊंची है दोस्तों। ठीक है, तो निक्स ओलंपिया कोलंबस जो पर्वत है वो आपका मंगल ग्रह पे है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, जो ग्रहों को जो डिवाइड किया गया है, तो 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है ग्रहों को। जो हमारे जो ग्रह हैं, ठीक है, एक तो है आपके पार्थिव ग्रह, ठीक है, पार्थिव ग्रह, ठीक है, और दूसरा है आपके बृहस्पतिक ग्रह, बृहस्पतिक ग्रह। ठीक है, क्योंकि सूर्य से दूरी के हिसाब से इनको पार्थिव ग्रह और बृहस्पतिक ग्रह के रूप में तोड़ा गया है। ठीक है, जो पार्थिव ग्रह हो जाते हैं दोस्तों वो आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल दोस्तों, ये आपके क्या हैं? पार्थिव ग्रह हैं। और बृहस्पतिक ग्रह में यानी कि बाह्य ग्रह, पार्थिव ग्रह को आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और जो बृहस्पतिक ग्रह हैं इनको बाह्य ग्रह के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, अरुण और वरुण दोस्तों, तो ये आ जाता है यहाँ पर से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है, तो 4 हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से बृहस्पति या फिर बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है? वो भी आपकी 4 है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप लोग माइंड में रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो पार्थिव ग्रह मैंने आपको बताया था दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर है बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो बुध है, शुक्र है, मंगल है, शनि आपका बृहस्पतिक ग्रह है दोस्तों, यानी कि बाह्य ग्रह। तो शनि नहीं होगा और ये आपका यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से
किन दो ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं दोस्तों। ठीक है, सूर्य की कक्षा में वामावर्त आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से दो ग्रह हैं, ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, वामावर्त। ठीक है, तो वामावर्त कौन घूमता है, यहाँ पर है बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, अरुण और वरुण, शुक्र और अरुण। तो याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य से दूरी के हिसाब से फर्स्ट सेकंड और लास्ट सेकंड, यानी कि फर्स्ट सेकंड है आपका शुक्र और लास्ट सेकंड है आपका अरुण। ठीक है, तो ये दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो उल्टी दिशा में घूमते हैं, वामावर्त दिशा, जबकि अन्य ग्रह दक्षिणावर्त में घूमते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये शुक्र और अरुण में जो सुबह में जो जब ये यहाँ पर सूर्य निकलता है तो वो पश्चिम दिशा में निकलता है दोस्तों, और अन्य ग्रहों में पूर्व में निकलता है। तो शुक्र और अरुण में सुबह में जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम दिशा में होता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं दोस्तों। ठीक है, तो शुक्र और अरुण हैं दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, तो सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम तथा ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो सूर्य का जो संगठन बना हुआ है उसमें लगभग 71% आपकी क्या है? हाइड्रोजन है, और 29% आपकी क्या है? हीलियम है दोस्तों, और बाकी अक्रिय गैसें हैं लगभग 0.1% के अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, ये 0.1% के अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं। तो हाइड्रोजन में बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम ही पाई जाती है सूर्य के संगठन में दोस्तों। याद रखेंगे आप लोग इस चीज़ को भी, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अगर ये सूर्य है दोस्तों, ठीक है, और इसके चारों ओर ग्रह क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। जैसा हमारी पृथ्वी है तो एक अंडाकार शेप में क्या करती है? पृथ्वी चक्कर लगा रही होती है। तो एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी भी होती होगी कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती होगी। ठीक है, तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी दोस्तों, ठीक है, अधिकतम होती है, क्या होती है? अधिकतम होती है, उस घटना को कहते हैं अपसौर दोस्तों। उस घटना को क्या कहते हैं? अपसौर की घटना कहते हैं। ठीक है, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है उसे कहा जाता है उपसौर दोस्तों। ठीक है, उपसौर। ये क्वेश्चन पहले भी मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो अपसौर और उपसौर आप समझ गए हो। अपसौर में क्या होता है दोस्तों कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है, जबकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो न्यूनतम होती है, वो उपसौर की घटना होती है। और ये अपसौर की जो घटना होती है दोस्तों वो 4 जुलाई को होती है दोस्तों लगभग। ठीक है, 4 जुलाई को। और ये उपसौर की घटना आपकी 3 जनवरी को होती है दोस्तों, 3 जनवरी। तो याद रखेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है अपसौर और उपसौर। तो क्वेश्चन यही है कि एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है दोस्तों अपसौर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अपसौर पे मारेंगे, और ये 4 जुलाई। ठीक है, अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है, और उपसौर 3 जैसा लग रहा है दोस्तों, तो उपसौर की घटना आपकी 3 जनवरी को होती है। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरे चांस होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो खगोलीय एकक किसके बीच की दूरी को कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पर है पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, प्लूटो और सूर्य। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो खगोलीय एकक के नाम से जो दूरी, औसत दूरी जो मापी जाती है वो मापी जाती है आपकी पृथ्वी और सूर्य के मध्य की। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी को खगोलीय एकक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। तो यहाँ पर अब ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहे हैं दोस्तों। तो BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता में क्या प्रावधान था? तो आपको एक चीज़ तो यहीं पर क्लियर हो गई कि जो पूना पैक्ट था वो कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। और इस समझौते में क्या प्रावधान थे? यहाँ पर आप लोगों से ऑप्शन दिए गए हैं कि भारत के लिए डोमिनियल स्थिति बनाए जाने का,
मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो सन 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, उसमें यही बात की गई थी कि एक तो निम्न वर्ग के लिए आरक्षण की बात हुई थी और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात हुई थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। तो पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, और कब हुआ था, 1932 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, यहाँ पर है 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, या 1793 ईस्वी में। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो आपका जो पारित किया गया था वो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था दोस्तों। ठीक है, अब इस रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हुआ, जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। साथ ही साथ कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भी स्थापित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो बहुत सारे काम किए गए थे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद होगी, आपने पढ़ा होगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 ईस्वी का है, इसे आप लोग अपने माइंड में रख लेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया, यहाँ पर है 1885 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, या 1858 ईस्वी में। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब 1757 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के बाद जो कंपनी का क्या था, जो हम पे राज चलता था उसको समाप्त करके डायरेक्टली अब जो क्राउन होगा, यानी कि जो महारानी होगी ब्रिटेन की, उसका राज्य हमारे ऊपर स्थापित हो गया था। तो इसके लिए एक जो अध्यादेश आया था वो 1858 ईस्वी का था दोस्तों। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था, तो 1858 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, मिंटो मार्ले सुधार दोस्तों आपको पता होना चाहिए। मार्ले मिंटो या मिंटो मार्ले जो सुधार था ये 1909 ईस्वी में आया था दोस्तों। तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, यहाँ पर है पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या पूर्ण स्वतंत्रता देना। ठीक है, तो याद रखेंगे जो मार्ले मिंटो सुधार था इसने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात की थी, यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात की थी मुसलमानों के लिए। तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली से रिलेटेड था, जो कि कब आया था, 1909 ईस्वी में आया था दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, यानी कि जब भारत को 1947 में सत्ता सौंपी गई तो उसको किस योजना के नाम से जाना गया। यहाँ पर ऑप्शन है डूरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना, या वेवल योजना। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत का जो अंतिम वायसराय था वो था आपका माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ही भारत की घोषणा की थी, दो देशों में इसका विभाजन कर लिया था, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान दोस्तों। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ठीक है ना। तो जो हिंदुस्तान को जो सत्ता सौंपी गई थी उस योजना का नाम कहा जाता है माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, कि जो भारत को सत्ता सौंपी गई थी उसको माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन का मिशन, भारत विभाजन। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो मार्ले मिंटो सुधार था यह आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए 1909 ईस्वी में आया था, आपको पता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सुमेलित है बिल्कुल। भारत सरकार अधिनियम 1935 बिल्कुल इस स्वशासन के लिए आया था। ठीक है, और इसी से काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारा भारत का संविधान बना उसमें ली गई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन के लिए आया था, जो कि 1946 ईस्वी में आया था दोस्तों, आप लोगों को पता है, ये भी बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन, नहीं, साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए नहीं, बल्कि दोस्तों साइमन कमीशन 1927 में बना था और भारत आया था ये 1928 ईस्वी में। ठीक है, और साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक तंत्र की जांच के लिए, यानी कि कैसे संवैधानिक तंत्र इस यहाँ पर स्थापित किया जाए
उसके लिए आया था, लेकिन उसमें एक भी व्यक्ति साइमन कमीशन में भारतीय नहीं होने के कारण इसका जगह जगह क्या हुआ, भारत में विद्रोह हुआ और साइमन गो बैक के नारे लगे थे। ठीक है ना। तो साइमन कमीशन भारत विभाजन से रिलेटेड नहीं था, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कंफर्म करा दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? आपको पता है दोस्तों कि भारत का जो संविधान है उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी है। तो भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 368 में है। ये पूछ रहा है कि किस भाग में। आपको पता है भारतीय संविधान में वर्तमान में 25 भाग हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 20 या भाग 21। तो याद रखिएगा दोस्तों, भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जो लिया गया है हमारे देश के संविधान में, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे देश के संविधान में ली गई है। तो आई होप आपको यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9A। तो याद रखिएगा दोस्तों, नगर पालिकाओं से संबंधित जो प्रावधान किए गए थे वो 74वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में किए गए थे और इनको रखा गया था भाग 9A में दोस्तों। याद रखेंगे, नगर पालिका से संबंधित प्रावधान भाग 9A में है, जबकि ग्राम पंचायतों से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 9 में है। तो ग्राम पंचायतें 9 में है, 9 में, पार्ट 9 में, और 9A में आपका नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है दोस्तों। इसको याद रखेंगे, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है। और ग्राम पंचायतों के प्रावधान के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों 1993 में। ठीक है, 1993 में। और नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों। ठीक है, 1993 में ही किया गया था, एक साथ किए गए थे ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, और नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान आपके भाग 9A में है, जबकि जो हमारे पंचायती इससे संबंधित था प्रावधान है वो आपका भाग 9 में है दोस्तों। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन बनना लाजमी है, एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? आपको पता है दोस्तों, भारत में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, अनुच्छेद आपका 36 से 51 तक। ठीक है, अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये चीज़ आप लोगों को पता है। ये बोला है किस भाग में किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में, नवम भाग में। तो याद रखना दोस्तों आप लोग, आपको पता है प्रथम भाग में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं, द्वितीय भाग में आपका नागरिकता है, तृतीय भाग में आपका मौलिक अधिकार हैं, और चौथे भाग में आपके नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों। ठीक है, तो भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व आपके अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। और नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान में लिए गए थे दोस्तों, वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए दोस्तों कि जो अनुसूचियाँ हैं, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों 1993 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए थे। 74वें संविधान संशोधन से भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए थे। तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ठीक है, 73वें संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों, और 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। याद रखिएगा, तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, 12वीं अनुसूची। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो आप कहेंगे 12वीं अनुसूची। और किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं के स्वशासन से दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग, और भाग 9A ऑलरेडी मैं पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के सामने दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आपको पता है 12 अनुसूचियाँ हैं।
ठीक है। इनमें से जो राजभाषाओं का जो दर्जा है प्राप्त भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो आप कहेंगे 22। तो इन भाषाओं का उल्लेख कौन से अनुसूची में, यहाँ पर ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो भाषाओं का उल्लेख किया गया है ये किया गया है आपका 8वीं अनुसूची में दोस्तों। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों 3 प्रकार की सूचियां होती हैं हमारी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची में दोनों ही केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर देश हित का विषय हो कोई तो उसमें राज्य सूची में संघ भी यानी कि केंद्र भी क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। तो यही पूछ रहा है वो कि किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के विषय में विधि यानी कि कानून बना सकती है। तो यहाँ पर है अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 249। तो याद रखना दोस्तों, संसद राज्य सूची के संबंध में अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के संबंध में विषय बना सकती है, ठीक है, कानून बना सकती है। तो राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो संसद के को जो मिली है वो अनुच्छेद 249, और वो तभी बना सकती है जब अगर वो राज्य सूची का वो विषय देश हित से रिलेटेड हो, पूरे देश हित से रिलेटेड हो, तो वहाँ पर संसद भी उसके लिए कानून बना सकती है दोस्तों, जो भारत की संसद है। तो अनुच्छेद 249 के तहत याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 31 घ में या अनुच्छेद 300 क में। तो याद रखिएगा दोस्तों, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, उस समय 7 अधिकार थे हमारे, ठीक है। लेकिन इसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसमें कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और इसे मौलिक अधिकार से अब संवैधानिक अधिकार में तब्दील कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये कौन संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। तो ये अब रख दिया गया है, पहले अनुच्छेद 31 में था ये, अब इसको चेंज करके 300A में रख दिया गया है, अनुच्छेद 300A में। तो आर्टिकल 300A ये बताता है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है दोस्तों। और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से कब हटाया गया था, आप कहेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे अपने दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान की बात की गई है, यानी कि प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होगा और देश के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। ये कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है? तो यहाँ पर है अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313 या अनुच्छेद 315। तो याद रखेंगे दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 315 में की गई है दोस्तों, याद रखेंगे, अनुच्छेद 315 में की गई है, इसके लिए प्रावधान किए गए हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो 312 किससे संबंधित है? ये कई बार ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, यहाँ पर है अखिल भारतीय सेवाओं से, प्रवक्ताओं से, हिंदी भाषा से या राष्ट्रपति से। तो याद रखेंगे दोस्तों, संविधान का जो अनुच्छेद 312 है ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। जैसे कि ये संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों में लोक सेवा आयोग, जो ये PCS और IAS की जो तैयारियां की करवाई जाती हैं, ठीक है, तो ये इसी के तहत होता है दोस्तों। तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से है अनुच्छेद 312। तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तो आप बोलोगे अनुच्छेद 312 में किया गया है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? अब यहाँ पर से अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके पास 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? यहाँ पर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था,
यहाँ पर है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है दोस्तों। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या क्या होती है, जहाँ पर निजी और ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों ही प्रकार से कार्य किया जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है दोस्तों। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। तो यहाँ पर है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है इसमें कृषि और उद्योग आते हैं दोस्तों। ठीक है, कृषि और उद्योग। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र इसमें विनिर्माण आता है, विनिर्माण से संबंधित चीज़ें आती है। और तृतीयक क्षेत्र में आपकी सेवा क्षेत्र है दोस्तों, ये सेवा। ठीक है, तो यहाँ पर है कि सकल घर राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो याद रखना सेवा क्षेत्र का है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे तृतीयक क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान इसमें रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, न तो निर्यात होता है न आयात होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था यानी कि दोस्तों क्लोज्ड इकोनॉमी उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है दोस्तों। जब आयात और निर्यात दोनों ही नहीं होता है उस अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित और प्रकाशित करता है। यहाँ पर ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त आयोग, NSSO या UNO। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो भारत में बेरोजगारी के जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो NSSO के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स सर्वे ऑफिस। ठीक है, और ये NSSO की जो स्थापना हुई थी वो 1950 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स सर्वे ऑफिस यानी कि NSSO के द्वारा बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करता है, एकत्रित करने का काम करता है दोस्तों ये। तो बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित करेगा, NSSO। और इसकी स्थापना पूछ ली जाती है कब हुई थी, तो 1950 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का जो अर्थ होता है वो होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, यानी कि एक देश का दूसरे देश के साथ जो ट्रेड हो रहा है, ठीक है, तो वो वैश्वीकरण है यानी कि ग्लोबलाइजेशन है दोस्तों। ठीक है, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण हो रहा है, वही आपका वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों अपने आप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करती है। ठीक है, तो आपको पता है कि निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का आकलन जो करती है वो नीति आयोग करती है। 1 जनवरी 1915 को 2015 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, नीति आयोग की। ठीक है, तो नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करती है। यहाँ पर है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक या विश्व बैंक। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो नीति आयोग है वो है आपका राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, इसको NSSO भी कहा जाता है, यानी कि NSSO यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जो है उसी के आंकड़ों पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का क्या करती है नीति आयोग, आकलन करती है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है। तो ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है, यहाँ पर है उपभोग एवं मांग, आपूर्ति एवं मांग, मुद्रा के प्रचलन या घाटे की अर्थव्यवस्था। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो ग्रेसम ने जो नियम दिया था कि जो अच्छी करेंसी होती है, अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। उन्होंने एक नियम कथन कहा था कि अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है।
तो यही ग्रेसम का नियम है। तो ग्रेसम का जो नियम था वो मुद्रा के प्रचलन से था दोस्तों, याद रखेंगे। मुद्रा के प्रचलन से पर जो नियम दिया था वो ग्रेसम ने दिया था दोस्तों, तो याद रखेंगे इसको। ग्रेसम का नियम मुद्रा के प्रचलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हवाला क्या है? ये हवाला आपने बहुत बार सुना होगा, हवाला कानून या इस तरीके की बात सुनी होगी आपने कि हवाला क्या है। विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, कर अपवंचन, ठीक है दोस्तों, शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन या किसी विषय का पूर्ण विवरण। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो हवाला है, हवाला कहा जाता है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, ठीक है। विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध जो कारोबार करते हैं उसको हवाला मनी कहा जाता है, और इसके ऊपर बहुत सारे आज की डेट में कानून भी बन रहे हैं। तो हवाला, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार को हम हवाला कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। तो पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? यहाँ पर है अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, मुद्रा संकुचन या मुद्रास्फीति। तो पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को चलाना ये कहलाता है दोस्तों विमुद्रीकरण, यानी कि मोनेटाइजेशन, ठीक है, सॉरी डिमोनेटाइजेशन। तो डिमोनेटाइजेशन जो होता है मुद्रा का विमुद्रीकरण, यानी कि जब पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा, जैसा आपने देखा होगा कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने 500 और 1000 रुपये के नोट क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे 2016 में, ठीक है। तो उस समय आप लोगों को पता चल गया था कि 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करके उनकी जगह पर नए नोट छापे गए थे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विमुद्रीकरण या फिर डिमोनेटाइजेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है दोस्तों कई बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं यहाँ पर सस्ती हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं मिलती हैं, प्रचुरता से मिलती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, मुद्रास्फीति को समझना सबसे पहली बात है। मुद्रास्फीति क्या होती है दोस्तों कि जब बाई चांस कोई वस्तु 10 रुपये की थी, 10 रुपये का 1 किलो आलू आता था दोस्तों, 1 केजी आलू आता है, लेकिन अभी एकदम से मूल्य चेंज हुए, अब 20 रुपये किलो आलू हो गए, 1 केजी आलू अब क्या आ रहे हैं, 20 रुपये का आ रहा है, ठीक है। 1 केजी का रेट बढ़ चुका है, यानी कि महंगाई बढ़ेगी। दूसरी चीज़, 10 रुपये में अब क्या हो जाएगा, क्रय शक्ति, जहाँ पहले 1 किलो आलू आ रहे थे अब वहाँ आधा ही किलो आलू आएंगे, यानी कि मुद्रा का क्या हो रहा है, ये कह सकते हैं कि वैल्यू घट रही है, ठीक है। परचेजिंग पावर जो होती है मुद्रा की, वो क्रय शक्ति बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, क्रय शक्ति का घटना, ठीक है। तो मुद्रास्फीति में एक तो मुद्रा का क्रय शक्ति का घट जाती है, साथ ही साथ वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। तो मुद्रास्फीति में बाजार की वस्तुएं, यहाँ पर ऑप्शन है, महंगी हो जाएंगी, ठीक है। और मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है दोस्तों, क्रय शक्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। तो इसमें कंफ्यूज मत करिएगा आप लोग, ठीक है। माफी चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, मुद्रास्फीति को ज्ञात करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। थोक मूल्य सूचकांक से ही मुद्रास्फीति का पता लगता है, या फिर महंगाई का पता लगता है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति को मोटे मोटे तौर पर महंगाई से आंकिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है अवमूल्यन, ठीक है दोस्तों। एक अभी हमने विमुद्रीकरण देखा था। विमुद्रीकरण में क्या होता है कि जब पुरानी करेंसी को हटा करके उसकी जगह पर नई करेंसी लाई जाती है, तो वो विमुद्रीकरण कहलाता है, ठीक है। एक है अवमूल्यन शब्द का अर्थ है, यहाँ पर है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना, स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो अवमूल्यन होता है वो अन्य मुद्रा, यानी कि विदेशों की जो अन्य मुद्राएं हैं उसकी तुलना में अपने देश की मुद्रा के मूल्य को क्या कर देना, घटाना ही क्या कहलाता है, अवमूल्यन कहलाता है। दूसरे देश यानी कि अन्य मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा को, अपने देश की मुद्रा को क्या करना, के मूल्य को घटा देना, अवमूल्यन कहलाता है दोस्तों। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। लगभग अभी तक 3 बार ये हो चुका है। पहली बार 1949 में हुआ था दोस्तों, उसके बाद 1991 में 2 बार 2 चरणों में हुआ था, अवमूल्यन किया गया था। तो याद रखेंगे, अवमूल्यन शब्द का
अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटा देना दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय आपको पता है 1935 में स्थापना की गई थी आरबीआई की, ठीक है। इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ पर है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इंपीरियल बैंक दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है 1955 में, 1925 में, 1930 में, 1921 में। याद रखिएगा दोस्तों, 1921 में 1921 में एक बैंक की स्थापना की गई थी जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। ये जो कि बना था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास और बम्बई, इन 3 बैंकों से मिलाकर के एक बैंक बनाया गया था जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक 1921 में इसकी स्थापना की गई थी और उसके बाद 1955 ईस्वी में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था? एसबीआई रख दिया गया था दोस्तों। यहाँ पर से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। लेकिन एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। एसबीआई का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक, ठीक है। इंपीरियल बैंक था एसबीआई का पुराना नाम दोस्तों, तो याद रखेंगे, ठीक है। और 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी और एसबीआई नाम उसको मिला था 1955 ईस्वी में दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक। तो नाबार्ड का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, ठीक है। तो जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करता है, आपको पता है नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी दोस्तों, ठीक है। 1982 ईस्वी में की गई थी 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है। तो नाबार्ड क्या है? एक बैंक, बोर्ड, खंड या विभाग? तो याद रखिएगा दोस्तों, नाबार्ड एक क्या है? बैंक है, कृषि बैंक, ठीक है। तो ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड क्या है? एक बैंक है दोस्तों, ये याद रखेंगे। 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। तो ये 60 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने मैंने रखे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी दोस्तों। और यहाँ से मैं इतना कह सकता हूँ, आप लोगों के सामने बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसी प्रकार से 1-2 मैराथन क्लासेस और लूँगा मैं आप लोगों के, जब तक एग्ज़ाम हो जाते हैं तब तक मैं लेता रहूँगा। तो आप लोग इस तरीके से अपनी तैयारी करते रहिएगा। पुरानी वीडियोस ज़रूर देखिएगा। पिछले साल की जो वीडियोस मैंने डाली हुई हैं उनमें मैंने सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों पर भी काफ़ी सारा फोकस किया हुआ था दोस्तों, इसलिए मैं इस बार की वीडियोस में वो डाला नहीं है मैंने। इसलिए आप लोग पुरानी वीडियोस यानी कि जो 2022 में मैंने जो यूटेट के लिए जो डाले थे वीडियोस, उन वीडियोस का भी आप लोग ज़रूर अवलोकन कीजिएगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। इतने ही क्वेश्चनों को पढ़कर ही आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आपका समय शुभ रहे, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।